अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स 10th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मोशन की दो टाइप्स का पता होना चाहिए जो कि इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएगी, जो कि है पीरियाडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो दोनों के अंदर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, उनको जानना ज़रूरी है। तो पीरियाडिक मोशन जो होती है, जैसा कि नाम से दायरा पीरियाडिक मोशन जो है वो अपने आप को रिपीट करती है, और इस जो रेपिटेशन होती है इसके दरमियान में एक फिक्स इंटरवल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लें, एक बर्ड की मिसाल ले लें जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लाई कर रहा है। तो जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लाई कर रहा होगा तो उसके विंग्स की जो मोशन होगी उसके दरमियान में एक पीरियडिसिटी होगी। वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसके जो विंग्स होंगे वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि उनके दरमियान मोशन जो है, विंग्स की मोशन है, उनके दरमियान में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होगा जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही होगी। तो ये तो हमारे पास होगी पीरियडिक मोशन। अब आती है वाइब्रेटरी मोशन। तो जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन का ये होता है कि जो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेट कर रही होती है वो अपनी जो फिक्स पाथ होता है इसके ऊपर बार बार ट्रैवल करती है, उसके ऊपर टू एंड फ्रो मोशन जो होती है वो कर रही होती है। इसकी मिसाल अगर आप ले लें कि एक बच्चा लेकर झूले के अंदर बैठा हुआ है और झूले का स्विंग कर रहा है। अब जो बार बार वो एक ही ट्रैक के ऊपर अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, कभी वो उससे पीछे जाता है कभी इससे आगे की तरफ जाता है, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको समझने के लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम एक कंक्लूजन ड्रा करना चाहते हैं उसके बारे में, और वो कंक्लूजन होगा वो ड्रा होगा एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम के जरिए से। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम क्या है, हमारे पास एक फ्रिक्शन है, सरफेस है जिसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग को बांधा हुआ है। स्प्रिंग की एक साइड जो है वो फिक्स पोजीशन के साथ अटैच की गई है, जबकि दूसरी तरफ हमने एक मैश जो है उसको बांध रखा है। और आपको पता है कि स्प्रिंग जो होता है एक इलास्टिक बॉडी होती है, जब भी इसकी पोजीशन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स लगा के कोई चेंज लाई जाती है तो इस चेंज को अपोज करता है। जैसे ही आप उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश करता है। तो इनिशियल में अगर देखूंगा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसके अंदर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई नहीं की हुई, और हमारे पास ये ओ पोजीशन के ऊपर रेस्ट कंडीशन के अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे हो, और मैं फोर्स इतनी लगाऊं कि अपनी पोजीशन ओ से मूव करके ए पोजीशन के ऊपर चला जाए। अब उसके बाद मैं क्या करूं, मैं उस फोर्स को खत्म कर दूं, उस फोर्स को छोड़ दूं। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये हमारे पास कितनी होगी, इसकी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट मैथमेटिकली इस तरह लिखी जाती है कि एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के। अब एक्सटेंशन क्या चीज़ है जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, इसके ऊपर फोर्स लगा के अपनी बॉडी को ओ पोजीशन से ए पोजीशन की तरफ लेके गए, तो अब हमारा जो स्प्रिंग है इसके अंदर स्ट्रेचिंग हो गई है, इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज आ गया। अब वो इंक्रीज कितना आया हमारे पास, एक्स आया, ठीक है। तो अब ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटेंशन के। आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे आपकी एक्सटेंशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। तो अगर मैं प्रोपोर्शन का साइन खत्म करूं तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स आ जाता है। अब के जो है इसका है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, इसको मैं कहता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। जब स्प्रिंग बनाया जाता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। अगर मैं के को सेपरेट करूं, के को डिफाइन करना चाहूं तो के आ जाता है के इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस एक्सप्रेशन से मैं के की वैल्यू जो है उसको डिफाइन कर सकता हूं। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली ये रेशियो है दो चीजों की, रेशियो ऑफ फोर्स टू द इंक्रीज इन लेंथ। तो ये जो दो चीजें हमें मालूम होंगी, एक्सटर्नल फोर्स हमने कितनी लगाई हुई है, साथ में एक्सटेंशन हमारी कितनी आई है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। अब जब मैंने इसको बॉडी को इस पॉइंट पे ले आया स्ट्रेच कंडीशन के अंदर, तो अब मैंने बताया कि स्प्रिंग जो होता है वो इलास्टिक बॉडी होता है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। और वो जो रीगेन करने के लिए फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस जाने की कोशिश करता है। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास
एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो डिस्टोरिंग फोर्स जो थी उसका मैंने फार्मूला टाइप किया इधर एक्सटर्नल फोर्स का। ठीक है, वो कितना है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू kx। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, मैं इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाता हूं, जिसका मतलब होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस k ऑफ x। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट है, तो हम इसको नाम देंगे F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस k ऑफ x। अब हमें ये भी पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे अगर मैं ma पुट करूं तो इज इक्वल टू माइनस k ऑफ x। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका एक्सेलरेशन होता है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू क्या आती है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस k/m मल्टीप्लाई बाई x। अब k भी कांस्टेंट है हमारे पास, m जो है ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू माइनस x आ जाएगा। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास माइनस है और एक हमारे पास x है। x का तो हमें पता है, हमारे पास x क्या है, एक्सटेंशन है या डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से। जबकि माइनस जो है ये हमें ये बता रहा है कि जैसे भी हम फोर्स लगा रहे हैं, अब चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स है या वो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही होगी। जैसे कि हम इधर देखें, अब एक्सटर्नल फोर्स हमने राइट साइड पे अप्लाई की थी, लेकिन बॉडी का जो एक्सेलरेशन था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए किस तरफ था, मीन पोजीशन की तरफ। इसी तरह अगर मैं अपने स्प्रिंग को जब मोशन में आएगा तो पहले स्ट्रेच था, अब जैसे ही अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगा वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये मीन पोजीशन के ऊपर रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया होगा, उस इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव कर देगा, जो कि मैंने इधर शो करवाई है। अब जो है ये स्प्रिंग हमारा किस कंडीशन में चला गया है, कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर। जब कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर चला गया है तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर दोबारा जो फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब है हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके अंदर दो चीजें आती हैं, acceleration is directly proportional to extension या displacement, और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो acceleration की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी है, जिसको हमने एक मिसाल के जरिए समझ लिया। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की मज़ीद टाइप्स को, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है जिनको जानना जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास है वो है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का क्या मतलब है, ये मैंने एक ऑसिलेटिंग बॉडी का पाथ दिखाया हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है जिनका जानना ज़रूरी है। तो उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास है वाइब्रेशन। अब मैंने ये एक पाथ शो करवाया है, हमारे पास ये बॉडी की मीन पोजीशन है, ये उसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। ये जब उसके पास स्ट्रेचिंग हुई है तब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जब उसके अंदर कंप्रेशन हुई है तब। तो अब अगर मैं इधर से शुरू करूँ मीन पोजीशन से, या लेट से हम स्ट्रेच की पोजीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद जो बॉडी होता है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब मीन पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो उसके ऊपर रुकता नहीं, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया होता है, जिसकी वजह से दोबारा वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता है। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब पहुंच के उसके बाद दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, तो वो दोबारा मीन पोजीशन के ऊपर आता है। लेकिन मीन पोजीशन के ऊपर दोबारा वो इनर्शिया की वजह से नहीं रुक सकता, तो दोबारा वो सेकंड वाली जो है एक्सट्रीम पोजीशन उसके ऊपर चला जाता है। तो जब इसका एक पाथ कंप्लीट हो जाता है, उसने एक पोजीशन से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे गया, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस मीन पोजीशन पे आया, और मीन पोजीशन से दोबारा पहले वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे जब वापस आ जाता है तो हम कहते हैं कि बॉडी ने एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये तो हमारे पास होगी वाइब्रेशन। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। अब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉडी को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। कि एक वाइब्रेशन हमने इधर से लेके बॉडी को मूव करवा के दोबारा इधर तक आया, तो स्टॉप वॉच की मदद से अगर हम वो टाइम नोट कर लें तो उसको हम नाम दे देते हैं हमारे पास
टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड होता है मैथ स्प्रिंग सिस्टम का, उसका फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, T = 2π√m/k। तो ये टाइम पीरियड जो है एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो है हमारे पास मैथ कांस्टेंट जो k है, वो तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किसके ऊपर करेगा, मैथ के ऊपर। मैथ ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैथ ज़्यादा है, बॉडी को वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम जो होगा वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। अब अगर हमारे पास 1 सेकंड का टाइम हो और उस 1 सेकंड के अंदर हम ये बॉडी की मोशन करवाएं, वाइब्रेशन करवाएं उसकी, और नोट करें कि वो 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी का। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है, तो वो हम फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं उसको। दूसरी बात यह है कि फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का रिलेशन जो है वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। T = 1/f होता है या F = 1/t होता है। आप इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास मालूम हो उसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास सेकंड चीज़ जो होती है वो आ जाती है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, आप अपनी बॉडी का जो कि ऑसिलेशन कर रही है, तो ऑसिलेशन के दौरान आप किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका जो डिस्टेंस लेंगे मीन पोजीशन से, उस डिस्टेंस को मैं नाम दे दूंगा उसका डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाता है एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूनिट यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है हमारे पास। टाइम पीरियड का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। अब आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ट्रैवल करती है, ठीक है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला जो कि बॉडी ड्यूरिंग ऑसिलेशन कवर करती है, उसको हम नाम दे देते हैं एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट भी हमारे पास मीटर ही होता है।